अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज़। आम इंतखाबात में बैलेट पेपर पर बल्ले का निशान होगा या नहीं होगा, इसका फैसला आज भी नहीं हो सका है। सुप्रीम कोर्ट कल दोबारा अहम मामले पर सुनवाई करेगी। आज जब केस की समाअत हुई तो हैरान कुन तौर पर PTI के वकील हामिद खान ने तैयारी के लिए पीर तक की मोहलत तलब की, जिस पर इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि कल उम्मीदवारों को इंतखाबी निशान अलॉट होने हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स किए कि पीर तक समाअत मुलतवी करने के लिए हाई कोर्ट का हुक्म मुअत्तल करना पड़ेगा। हम तो हफ्ते और इतवार को भी समाअत के लिए तैयार हैं। कानून कहता है कि पहले कानूनी अंदाज में पार्टी इलेक्शन करवाएं, इंतखाबी निशान बाद की बात है। अगर इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार पाए तो इंतखाबी निशान समेत सब कुछ मिल जाएगा। इलेक्शन से पहले तकरीबन तमाम जमातें ही मकबूलियत के दावे कर रही हैं, लेकिन गैलप सर्वे के नताइज ने नाज़रीन सबको हैरान किया है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब 60% के साथ पंजाब के सबसे मकबूल तरीन लीडर बन गए हैं। दूसरे नंबर पर आते हैं बानी PTI और तीसरे नंबर पर अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक हैं। मुल्की सतह पर बानी PTI की मकबूलियत बरकरार है। नवाज शरीफ दूसरे और बिलावल भुट्टो बिलतरतीब तीसरे मकबूल रहनुमा है। अब सवाल ये है कि क्या ये जो सर्वे है ये इंतखाबी नताइज का मंजरनामा हो सकता है? आम इंतखाबात के लिए पार्टीज़ ने उम्मीदवारों को टिकट्स भी जारी कर दिए हैं, जिसके बाद टिकट से महरूम कई रहनुमा अपनी ही पार्टी से बगावत करते हुए नजर आ रहे हैं। नून लीग से दानियाल अजीज़ हैं और आयशा रजब बलोच हैं, उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान कर दिया है। दूसरी तरफ MQM ने भी कराची से कौमी असम्बली के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। तारीख में पहली बार नाज़रीन MQM कराची की तमाम नशिस्तों से इलेक्शन नहीं लड़ेगी। इसकी वजह क्या है? कौमी असम्बली की 4 सीट्स किसके लिए छोड़ी गई हैं? इन्हीं तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज मेरे मौजूद मेहमानों में सब डॉक्टर फारूक सत्तार मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं, डिप्टी कन्वीनियर हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फारूक सत्तार साहब। सबसे पहले तो ये फरमाइए सर, इलेक्शन 2024 का जो सबसे पहला इत्तेहाद हुआ था वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और MQM के दरमियान हुआ था, लेकिन स्टिल पिक्चर अभी तक क्लियर नहीं है। आज शहबाज शरीफ साहब ने NA 242 से अपने कागजात नामजदगी वापस ले लिए हैं। क्या वजह है इसकी, क्यों लिए हैं वापस? मैं समझता हूँ कि आप लोग मेरे ख्याल में मीडिया के मेरे जितने भी होस्ट हैं, एंकर्स हैं, तजिया निगार हैं, वो हमारी जो मफाहिमत थी वो एक वसीतर मकसद के लिए ना, और एक कौमी मफाहिमत के क़याम के लिए हमारा उसी तरह का मिलना जुलना, उसी तरह हमारे जो ताल्लुकात हैं उसी तरह रहेंगे। ये सीट एडजस्टमेंट एक बहुत ही फरोई चीज़ थी ना, जो इसका लाजमी, ठीक है, ज़िम्नन हम इस पर बात कर रहे थे, उनके यहाँ से इस ख्वाहिश का इज़हार था कि हम NA 242 भी जो है वो उनके लिए खाली रखें और उनको सपोर्ट करें, लेकिन ये तय था हमारे दरमियान कि ऐसा नहीं हो सका। और हमने इतना काम वहाँ किया है और अपने रिवायती वोट बैंक के अलावा हमने तमाम जो इकाइयाँ हैं उनको भी अपने साथ जोड़ लिया था, और उनके दीगर इकाइयों के जो नुमाइंदे उनको सूबाई में अपने साथ लेकर हम चल रहे थे। तो फिर हमारे लिए वहाँ तंजीमी तौर पर हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचता। हमने ये स्टैंड रखा और अल्लाह के फजल करम से हम PMLN को समझाने में कामयाब हुए, उन्होंने भी विड्रॉ कर लिया। इसका मतलब है कि वो हमारे साथ हैं और हमारे हक में है। अब बात सारी है कि देखें, ये तो था एक इस्लाहाती एजेंडा, एक कौमी एजेंडा जिस पर इत्तफाक, एक जो इत्तफाक कौमी इत्तफाक राय कायम करना। उसके लिए पहली चीज़ तो होगी ना कि आईनी जो तरमीमी बिल है हमारा, जिसमें मुकम्मल मकामी खुद मुख्तारी की बात है कि अब मजबूत ज़िले ही मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत है ना, मजबूत सूबे मजबूत पाकिस्तान की ज़मानत साबित हुए ना मजबूत मरकज़। तो मेरे ख्याल में हम तो पहले दिन से बात कर रहे थे, लेकिन मेरे मीडिया के दोस्त, मेरी बहनें, मेरे भाई अपनी तरफ से ये समझ रहे थे कि ये सीट एडजस्टमेंट का ही कोई अलायंस है, तो ऐसा है नहीं, ऐसा था नहीं। फारूक सत्तार साहब, आप ये कह रहे हैं कि आपने पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को 242 के हवाले से समझाया और वो ये बात समझ गया, इसलिए उन्होंने विड्रॉ कर दिया। अच्छा सर, आगे बढ़ते हैं। MQM ने कराची में कौमी असम्बली के तमाम नशिस्तों के जो उम्मीदवार हैं उनका ऐलान कर दिया है। 18 नशिस्तों पर मैदान में उतारे हैं आपने अपने उम्मीदवार और 4 नशिस्तें आप लोगों ने छोड़ दी हैं। ये किसके लिए छोड़ी हैं, ज़रा ये भी फरमा दीजिएगा। और साथ साथ क्या इसी तरह से कुछ नशिस्तें क्या सूबाई असम्बली के लिए भी छोड़ी गई हैं, क्यों छोड़ी गई हैं? देखिए, इन चारों में से भी मेरे ख्याल में 2 नशिस्तों पर तो हमने कागजात नामजदगी दाखिल किए थे, लेकिन हमने उसका ऐलान इसलिए नहीं किया कि ये नशिस्तें हमने
JUI हो या GDA हो और या PMLN हो, ये आपस में तीनों अगर इत्तेफाक करें और इसमें से कहीं पर भी अगर अपने नुमाइंदों के लिए ये मुश्तरका तौर पर कोशिश करते हैं तो हम उनके साथ हैं, ये हमारे दरमियान तय है। हमने इसी तरह मेरे ख्यालों की 10 नशिस्तें हमने सूबाई में भी छोड़ी हैं, जो कि इसी तरह हम सपोर्ट करेंगे हमारी जो हम ख्याल और हलीफ जमात है उनको। अच्छा, 4 कौमी असेंबली में, 10 सूबाई असेंबली में। अब ये फरमाइए, हैदराबाद में और मीरपुर खास में वहाँ तो MKM खासी मजबूत रही है, आप जीतते भी रहे हैं वहाँ से, तो वहाँ पर भी मैं सुन रही थी सीट एडजस्टमेंट की बातें हो रही थी, क्या बना वहाँ पर? नहीं, हैदराबाद में तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है। मीरपुर खास में हमने पहले ऑफर की थी कि हम कौमी असेंबली की नशिस्त जीतना हमारे लिए थोड़ा सा माहौल थोड़ा मुश्किल होगा, तो अगर PMLN या GDA आपस में कोई इत्तेफाक राय करे और वहाँ उनका कोई उम्मीदवार हो कौमी में, तो सूबाई में वो हमें सपोर्ट करे, कौमी में हम उनको सपोर्ट करेंगे। तो वहाँ मीरपुर खास, नवाबशाह, सक्कर तीनों में कौमी असेंबली में हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं अपने हलीफ जमातों और हम फारूक ख्याल सत्तार साहब, जमातों जो को। टिकट्स दिए गए हैं सर, जो टिकट्स दिए गए हैं आप लोग की तरफ से, उस पर उंगलियां उठ रही हैं और तासुर इस तरह का आ रहा है कि जो PSP से रहनुमा वापस आए हैं, लौटे हैं, उनको तरजीह दी जा रही है, उस पर कैसे रिस्पॉन्स करेंगे? देखिए, जब हम 3 भाई 3 लोग जो अलग थे अगर एक जगह जमा हुए हैं, तो जाहिर है कि 1 साल के अंदर हमने जितनी जैलिंग की, जितनी मेहनत की, उसमें जो हमारी जो टॉप लीडरशिप है उसकी तो बिल्कुल पूरे दिल के साथ और जो है वो पूरी दिल जमई के साथ सबने काम किया। लेकिन जाहिर है कि जब ये टिकट की डिस्ट्रीब्यूशन का मामला आएगा और बादी नज़र में कोई ऐसा तासुर लोगों को नजर आएगा, तो मेरे ख्याल में कुछ लोग होंगे जिनकी ज़ाहिर दिल चिकनी भी होगी, तो वो इस तरह की बातें तो करेंगे। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक वसीतर मफाद के लिए इस वक्त अर्बन सिंध की सियासत के का सर्वाइवल का मसला है। हमारी जो छीनी गई जो अजमत थी उसको हमें सियासी तौर पर मेहनत करके उसे वापस लेना है। जो हमारे शहर थे, मतलब जहाँ हमारा सियासी असर और रसूख था, वहाँ अब हमें इंतजामी इख्तियार भी चाहिए, अब वहाँ हमें ज़िलों के लिए मुकम्मल खुद मुख्तारी भी चाहिए, अब हमें वहाँ के लिए वसाइल भी चाहिए। तो जो यकजहती और इत्तेहाद हमारा आपस में कायम हुआ है, उसको हर हाल में हमें कायम रखना। फारूक सत्तार साहब, बड़ा क्रूशल टाइम है ये, और इस वक्त जो पार्टी के बड़े माजी में बड़े ओहदों पर रहे हैं, बड़े नाम है, पार्टी की गिरफ्त, पार्टी पर उनकी गिरफ्त रही है, वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। जैसे आमिर खान साहब हो गए, वसीम अख्तर साहब हो गए, और ये सिर्फ 2 नाम नहीं है बल्कि और भी कई सारे नाम हैं। कहाँ गायब हैं सारे? देखिए, होता है ना आपस में कि भाई अगर फला जो है वो कोई रहनुमा या बड़ी पोजीशन पे, मुझे उसके साथ काम करना अच्छा नहीं लगता, मैं नहीं करूंगा या नहीं कर सकता, तो राब्ता कमेटी से तो अलग नहीं किया गया ना आमिर खान भाई को भी और वसीम अख्तर भाई को भी। तो अब अगर वो खुद से एब्सटेन कर रहे, नहीं आ रहे, दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, या ये समझते हुए आएंगे, तो शायद उस तरह से उनकी पजीराई इस वक्त जो सूरत है, देखिए ये उनका अपना ख्याल, में तो गैस कर सकता हूँ ना, लेकिन अब ये इसमें कोई हमारी तरफ से कोई वो नहीं है कोई कि वो ना आए या उनको कहा गया हो कि वो, तो ऐसी बात नहीं। ये सबकी अपनी अपनी चॉइस है ना, देखे ना, वो अपने उससे करेंगे। अच्छा फारूक सत्तार साहब, एक तो आपके ये वाले रहनुमा हो गए, कुछ आपके ऐसे रहनुमा, ऐसे साथी जो इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो रहे हैं, अनीस एडवोकेट हैं, रजा हारून हैं, मुजम्मिल कुरैशी हैं, इन समेत 10 अहम रहनुमा हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का हिस्सा हो गए हैं। ख्वाजा सुहेल मंसूर तो आपके बड़े करीबी थे, मुश्किल वक्तों में साथी थे आपके, कैसे चले गए, क्यों चले गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में? अगर उनकी कोई MKM के किसी भी रुकन के हाथों उनको लगा है कि उनकी इज्जत नफ्स मजरू हुई है, तो उन सारी चीज़ों को हम बैठ के, ऐसा अगर है तो हल कर सकते थे, बैठ के बात कर सकते थे कि भाई मुझे ये शिकायत है। लेकिन अगर मुझे पता ही ना हो, कम अज़ कम मुझ पर भी मेरे ये साथी एतबार ना करें और मुझे अपनी शिकायत से आगाह ना करें और खुद ही फैसला कर लें, तो फिर मैं समझता हूँ कि वो उनको फायदा नहीं होगा, क्योंकि इतने सालों तक एक सियासी जमात MKM शहरी सिंध में सियासत करने वाली, उससे आप जुड़े रहें, फिर आप अलग हो गए, एक ऐसी जमात जिसके ऊपर आप भी बराबर की उसी तरह की तनकीद करते थे जिस तरह हम आज भी करते हैं, और कैसे नारा लगाएंगे GA महाजिर का, GA मुत्तहदा का नारा लगाने वाले,
ये भुट्टो का नारा कैसे लगाएंगे? और अगर वो दोनों नारे भी वहाँ लगाते हैं तो फिर मैं समझता हूँ कि ना वो इस नारे से सिंसियर है ना उस नारे से सिंसियर है। ये तो मेरी राय है। बाकी सबको हक है भाई अपनी फैसला करने का, किसी जमात में जाने का, किसी जमात से निकलने का। मेरे ख्याल में निकाला इनमें से किसी को भी नहीं गया चुका है। ठीक। अच्छा फारूक सत्तार साहब, डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक 6 जनवरी को जो एमकेएम वर्कर्स कन्वेंशन में खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इलेक्शन के बॉयकॉट का इशारा दिया, अखबार की खबर है कि कई रहनुमाओं से बात करने की कोशिश की तो इस बात पर सभी हैरान थे। आप भी उस इजलास में मौजूद थे, जरा फरमाइएगा क्या ऐसी कोई बात हुई थी, और अगर हुई थी तो वजह क्या बनी थी इस बात की? पहली बात तो देखिए, मीडिया की कवरेज से उसको थोड़ा सा अलग रखा गया था ना उस इजलास को। उसमें मीडिया को दावत नहीं दी गई थी। अब उसके बावजूद भी मीडिया ने कहीं से स्टोरी ली है तो फिर तो उसमें कोई ना कोई बात अपनी तरफ से आई जाएगी। उसकी वेरासिटी जो है ना, उसकी सेहत की जो है ना, वो आपको वो तस्दीक नहीं मिलेगी कहीं से भी। उनकी बात में अगर कोई ऐसा रवैया था कि हमें महसूस हो रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और अभी भी नहीं है, जिसमें जिले इंतजामिया हो, पुलिस के अफसरान हो, और वो उसी 15 साल की लेगेसी की कहीं ना कहीं नुमाइंदगी या उन मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, और उनका टिल्ट कहीं ना कहीं जो 15 साल की हुक्मरानी पीपल्स पार्टी की बदतरीन करप्ट तरीन, उनके साथ आज भी अगर कहीं महसूस होता लगता है तो जाहिर है कि जोमे जो खिताबत के ज़ोर खिताबत में कभी कभी कोई ऐसी बात होती है कि फिर हमारे पास ऑप्शन मौजूद है। अगर ऐसा कह दिया तो ये थोड़ी कि उस ऑप्शन को इख्तियारी करना है। कई मरतबा क्लियर किया कि इस बार कुछ भी हो जाए हम बॉयकॉट नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी वो खबर बना दी। और फारूक सत्तार साहब, आप लोगों ने सर अदम एतमाद में साथ दिया, पीडीएम में आप लोग साथ रहे, तो फिर इसके रिटर्न में आप लोगों को कुछ मिला क्यों नहीं? और अगर नहीं मिला तो क्या आपने वहां शिकायत की जहां की जानी चाहिए? देखिए, हमारा काम अगर कहीं हमने जरूर समझा कि साथ देना, हमने दिया। खराज दूसरों को देना था, ये उनसे सवाल बनता है कि खराज क्यों नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि अगर हम कोई शिकायत करते हैं, अखबार में हमारी बात आती है, तो अगर मुल्क की सलामती और इस्तेहकाम से जुड़े हुए इदारे अगर कहीं सियासत में दिलचस्पी रखते हैं, तो वो अगर किसी को कोई मशवरा देते हैं तो फबेहा, मेरे ख्याल में उसमें कोई हर्ज नहीं है। और उन्होंने भी सारी बातें देखी, सुनी, और मेरे ख्याल में उस वक्त भी शायद पीपल्स पार्टी को ये कहा तो गया होगा, कहा कि हमको मशवरा तो दिया गया होगा कि भाई आप जो है वो इनको साथ लेके चलें, आप अर्बन और रूरल सिंध को अगर यकजा कर दें तो ये जो 15 सालों से K4 का 65 करोड़ गैलन इजाफी यौमिया पानी नहीं मिला कराची को, वो पैसे कहाँ गए? अरबों रुपए मिले, कुछ भी नहीं हुआ। ठीक, सही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया फारूक सत्तार साहब। आपके कौमी असेंबली के 19 नशिस्तों से टिकट दिए गए हैं, बाकी 3 नशिस्तें छोड़ी गई हैं। जो आपके हामी हैं जमातें, उनके लिए वो नशिस्तें छोड़ी गई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम में साथ मौजूद थे। अब मुझे ज्वाइन कर रही हैं आयशा रजब बलोच साहिबा, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने भी ऑब्वियसली अब टिकट को फाइनलाइज कर दिया है, टिकट्स दे दिए हैं। उसके बाद जो उनके अपने रहनुमा हैं अब वो नाराज़ हुए हैं और उनकी जानिब से फिर अब आज़ाद इलेक्शन लड़ने का ऐलान भी कर दिया गया है, जिसमें दानियाल अजीज़ साहब भी हैं, आयशा रजब बलोच साहिबा भी हैं, वो भी मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुकी हैं, साबिक MNA रही हैं मुस्लिम लीग नून से। बहुत शुक्रिया आयशा। सबसे पहले तो ये कहिए, आपने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है, क्या वजह बनी है इसकी? क्योंकि टिकट तो आपके ख़ानदान को ही मिला है ना, आपके देवर अली गौर बलोच साहब, उनको टिकट मिला है, वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट करने जा रहे हैं, और वो इससे पहले भी इसी सीट पर रुकने असेंबली रह भी चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किरण साहिबा, मैं इस बात पे आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि जी आपको पता है जिस तरह जी रजब अली ने कैंसर की हालत में जी वोट दिया, टिकट हमारे घर की थी, मियां नवाज शरीफ साहब ने उस टाइम ये कहा था कि ये रजब अली के घर की अमानत है और रजब अली का घर जहाँ जाएगा वहाँ टिकट जाएगा। तो जी मैं खुद उस टाइम इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहती थी, लेकिन फिर जी ये हमारे घर में पार्टी के सामने मियां नवाज शरीफ मरियम साहिबा के सामने ये फैसला हुआ था कि जी मुझे इन्होंने रिजर्व सीट पे ले गए, क्योंकि जी मेरी उस टाइम इद्दत का भी मामला था, लेकिन इस वादे के साथ कि जी अगला इलेक्शन हमारे घर पे होगा। और इस वादे में जी पूरी हमारा हल्के के जितने नोटेबल थे सब गवाह हैं कि जी ये फैसला हुआ था कि ये इलेक्शन हमारे घर से होगा। पिछला जी मेरे देवर अली गौर बलोच वो कॉन्टेस्ट करेंगे। फिर उसके बाद जी इस वादे के बाद अभी मेरा बेटा जी लंदन गया, मियां नवाज शरीफ साहब के पास मिल के आया, और वहाँ मियां नवाज शरीफ साहब ने मेरे बेटे को ये कमिटमेंट दी कि जी जो आप पार्टी से चाहोगे, जब ये आपको पता है जब टिकट के मामला होंगे तो जो आप लोग पार्टी से चाहोगे पार्टी आप लोगों को वो देगी, क्योंकि जिस बात की आप औलाद हो उसका एहसान मेरी अपनी जात पे और वो पार्टी कभी नहीं भूलेगी। लेकिन
आप ये देखें कि हम उसी यकीन के साथ जी बैठे रहे, मैंने और मेरे बेटे ने इतनी हल्के में जी कैंपेन की, मेहनत की, वो सबको अब वो पता है जी हमारे हल्के के सर्वे अच्छे गए, लेकिन क्योंकि हमें टिकट नहीं देना था तो हमें पार्टी की तरफ से ये बात की गई कि जी आपका सर्वे अच्छा नहीं आया इसलिए हम आपको टिकट नहीं देंगे, जबकि जी हमारा सर्वे अली गौर से भी उनसे कम नहीं आया था, लेकिन क्योंकि हमें उन्होंने जी रजब अली की फैमिली को इस दफा माइनस करना था तो उस वजह से जी उन्होंने ये जवाब बना के हमें टिकट नहीं दिया गया। तो उसके बाद जी जब आपने हमें खड़ा ही यानी रजब अली के घर को जी बिल्कुल माइनस कर दिया, उनकी कुर्बानी को भूल गए कि उन्होंने उस टाइम पार्टी के साथ जिस तरह वो खड़े रहे, फिर अभी जी 5 साल मैं खुद खड़ी रही पार्टी के साथ, यानी कोई ऐसा मौका नहीं हुआ कि जी कहीं पे मैंने कहीं कमी रखी हो या मैं पीछे हूँ। लेकिन अपने जी रजब अली के नाम के साथ जिस तरह रजब अली ने पार्टी की वफादारी निभाई, मैंने भी निभाई, लेकिन जी उसका इस्तिला ये आज मिला कि जी हमें बिल्कुल जी हर जगह से माइनस कर दिया गया। तो उसके बाद जी फिर मैंने आज़ाद इलेक्शन का किया, क्योंकि जो रजब अली का वोट है वो आज भी मौजूद है। पिछली दफा भी आपको पता है जो मेरे देवर ने सीट जीती थी वो रजब अली के नाम पे जीती थी, और इस दफा भी रजब अली के नाम का वोट है। जब रजब अली के का नाम अली गौर मेरे देवर के साथ नहीं होगा तो इंशाल्लाह ताला जी वो सीट नहीं जीती। आयशा साहिबा, जब आपने ये ऐलान कर दिया कि आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, तो फिर क़यादत ने आपसे कोई रब्ता किया या उनकी तरफ से कोई पैगाम आया आपके लिए? जी मैंने टिकट के जब ये टिकट डिसाइड हो रही थी जी उससे पहले मैंने लीडरशिप से रब्ता करने की बहुत कोशिश की थी। मियां नवाज शरीफ साहब से टाइम था कि मेरा उनसे मिल जाता, मरियम नवाज साहिबा से बन जाता, लेकिन जी किसी ने मुझे कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया, कोई जवाब नहीं आया। हाँ जी, शहबाज शरीफ साहब की तरफ से रब्ता था और उन्होंने शायद जी कोशिश भी की, जहाँ तक मेरे तक है कि उन्होंने शायद मेरे लिए कोशिश भी की होगी, लेकिन मुझे जी नहीं अंदर के मामला, इंटरनल मामला तो पार्टी के नहीं पता जी मेन क्या बना, लेकिन जी कोई मेरे से उसके बाद जो अभी टिकट अनाउंस हुए उसके बाद जी कोई रब्ता नहीं किया गया पार्टी की तरफ से। अच्छा आयशा साहिबा, अब जब जिनको टिकट मिल गए हैं और जिन्हें टिकट नहीं मिले उनसे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत अब रिक्वेस्ट कर रही है कि वो अपने कागजात नामजदगी वापस ले लें, तो अगर आपसे रब्ता किया जाता है तो फिर क्या करेंगी? क्या इलेक्शन से दस्तबरदार हो जाएंगी? जी मैं आपको एक बात बताऊं जी, मैंने 5 साल इस पार्टी में गुजारे हैं और मैं तकलीफ के साथ ये आपको पता है मैंने ये ऐलान किया था इंडिपेंडेंट इलेक्शन का, कल मैंने कोई खुशी से नहीं जी किया था, क्योंकि आप एक जगह पे रहते हो जी, आप एक फैमिली की तरह हो जाते हो। और जी सबसे पहले आपको पता है उन्होंने मुझे इज्जत भी दी, मैं ये भी कहूंगी कि मेरी पार्टी ने मुझे इज्जत भी दी, मुझे रिजर्व सीट पे भी बनाया, लेकिन अभी जी अगर मुझसे वो खुद रास्ता करते और मुझे कहते कि आप विड्रॉ करो तो मैं जरूर करती, लेकिन जी मेरी उनकी तरफ से मुझसे अभी तक कोई रास्ता नहीं किया गया। यानी अभी भी ये इम्कान मौजूद है कि अगर पार्टी क़यादत की जानिब से आपसे रब्ता किया जाता है तो आप विथड्रॉ कर लेंगी पेपर्स? लेकिन जी मैं आपको दूसरी ये भी कह देती हूँ कि मैं आपको ये भी पूरे यकीन से कहती हूँ वो रब्ता नहीं करेंगे। मैंने क्योंकि बहुत कोशिश की थी जी उनसे रब्ता करने की, हाँ, और जी लेकिन उनकी साइड से मैं आपको बता रही हूँ कि मुझे क्लियर मैसेज दिया गया है कि अली गौहर बलोच आज उस जगह पे है, आप लोग नहीं। तो जी जब हम उस जगह पे मौजूद ही नहीं है तो वो हमें क्यों कंसिडर करेंगे, वो हमसे क्यों रब्ता करेंगे? चले आयशा साहिबा, रियलिस्टिक अप्रोच के साथ बात करते हैं। जिस हलके से आप आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ने जा रही हैं वहाँ पर अली गौहर बलोच साहब होंगे, मुस्लिम लीग नून की मुकम्मल हिमायत के साथ, मजबूती के साथ वो इलेक्शन लड़ रहे होंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी होगी, दीगर जमातें भी होंगी। इस माहौल में आपको लगता है कि आप जो कॉन्टेस्ट कर रही होंगी जीत जाएंगी, जीत पाएंगी? मैंने जी ये इतना बड़ा जी फैसला लिया है तो जी किसी वजह से लिया, क्योंकि रजब अली का जी जो लोगों में आपको पता है बिल्कुल ग्रास रूट लेवल पे आज भी रजब अली का वोटर मौजूद है और वो चाह रहा था कि हम लोग आए और वो ये भी चाहता था कि टिकट हमें मिले। अभी भी जी मैं हल्के में मौजूद हूँ और लोगों का रिस्पॉन्स है वो यही है कि पार्टी ने ये अब जी फैसला उनका था, वो ज्यादा बेहतर समझते थे कि पार्टी की ये बड़ी गलती थी कि उन्होंने आपको टिकट नहीं दिया। अब देखें लोगों में भी जी एक है कि एक वादा हुआ था हमारे साथ और आपको पता है कि कुरान पाक से भी हमारे साथ हेल्प हुआ था, लेकिन अब आप ये देखें कि वो पूरा नहीं किया गया, तो उसमें लोगों में भी ये जाएगा कि पार्टी ने रजब अली की फैमिली के साथ ज्यादती की। तो आपको लगता है ये भी जी बड़ा मेजर फैक्टर है इस दफा इलेक्शन में ये आपको देखने को मिलेगा कि रजब अली के घर के साथ ये क्लियर कर दीजिएगा, कुरान पाक पर किसने हलफ लिया था? जी ये मेरे देवर ने जी कुरान पाक पे हल्फ किया था और उनकी तरफ से ये था कि ये इलेक्शन मेरी, एक इलेक्शन मैं लड़ूंगा, अगला आप लोगों की फैमिली से होगा कि आप लोग
कॉन्टेस्ट करोगे, क्योंकि उनका यही था कि जी वो ज़ाहिर रजब अली के भाई थे और उन्होंने भी हल्के में मेहनत की थी, वो 2 बार तहसील नाज़म भी रहे थे, लेकिन क्योंकि जी टिकट उस टाइम की पार्टी मुझे दे रही थी, तो उन्होंने इस बात पे हम कुरान पे हल्फ भी दिया और जी जो वादा हुआ था सबके सामने हुआ था कि जी ये एक इलेक्शन में कॉन्टेस्ट करूंगा, आगे आपकी फैमिली करेगी, रजब अली की फैमिली। तो ये जी उस टाइम आपको पता है कि जी वो सीट का मामला था, तो उस टाइम आप अभी भी वो करने को तैयार हो जाएंगे कि जी आज भी वो मेरे बेटे की फिर से कमिटमेंट दे देंगे कि मेरे बेटे को अगली दफा वो कॉन्टेस्ट करवाएंगे इलेक्शन। लेकिन जी वो बातें ही हैं जी, सियासत में फिर हमारी पार्टी के कुछ लोगों का, रहनुमाओं का था कि जी सियासत में कोई कुरान और कोई कसम नहीं होती जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आयशा साहिबा। जो बातें आप कर रही हैं इसका जवाब अली गौहर बलोच कर ही चुके हैं, हमें उन्हीं से ही ले लेते हैं। अली साहब, आप सारी बातें आयशा साहिबा कह रही हैं कि 2018 के इलेक्शन में आपने कुरान पाक पर हलफ लिया था कि ये वाला इलेक्शन यानी 2018 का इलेक्शन आप कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और जो उसके बाद इलेक्शन होगा उसमें उन्हें या उनके बेटे को या उनकी फैमिली को मौका दिया जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात ये है कि मैं 2018 में मुझे पार्टी ने टिकट दिया और इनको उन्होंने स्पेशल सीट पे खवातीन की सीट के ऊपर पार्टी ने टिकट दिया। पहली बात तो ये है कि ये हमारी फैमिली में पार्टी ने 2 सीट्स देकर, एक कंस्टिट्यूंसी का टिकट दे के और एक स्पेशल सीट दे के, मैं समझता हूँ कि पार्टी लीडरशिप ने हमारी फैमिली के लिए, मैं समझता हूँ कि बड़ा उनका ममनून हूँ कि उन्होंने 2 सीट्स हमें एक घर के अंदर दी। उसके बाद जो ये बात की जाती है कि कोई हलफ हुआ था, ये सरीहन झूठ पर मबनी बात है, उसमें कोई हकीकत नहीं है। और जिस वक्त मेरा इलेक्शन हुआ था तो मेरा इलेक्शन ज़िमनी में चला गया था और हमारे हल्का में 2 सीट्स के ऊपर ज़िमनी इलेक्शन हुआ, कौमी पर भी और सूबे पर भी, और दोनों सीट्स पीटीआई की हुकूमतें बनने के बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हमने नून लीग के टिकट से जीती, सूबे की भी और कौमी की भी, और अल्लाह ताला ने हमें सुरखरू किया। इससे पहले भी मैं जब रजब साहब पॉलिटिक्स करते थे तो मैं ही उनको असिस्ट करता था और हल्का के सारे मामलात को देखता था। मैं लोकल बॉडी में 2 दफा तहसील नाज़िम रहा, तहसील तामिया वाला का, वही एमएनए की कंस्टिट्यूंसी थी। अली, आप खुद जैसे कि कह रहे हैं 2018 में आपकी फैमिली को 2 टिकट्स दिए गए थे, रिजर्व सीट्स पर आपकी भाभी थी, खुद आप इलेक्शन में थे। आयशा रजब साहिबा को मखसूस नशिस्तों पर एमएनए का टिकट दिया गया था, इस बार क्यों नहीं दिया गया? आयशा कह रही है कि उनको बताया गया है कि सर्वे उनके बारे में अच्छा नहीं आया, इस वजह से उनको टिकट नहीं दिया गया, और वो साथ में ये भी कह रही है कि ये बहाना बनाया गया है टिकट ना देने के लिए। मखसूस नशिस्त के लिए क्यों नहीं कंसीडर किया गया उन्हें? जी, पहली बात तो ये है कि मेरी बात का जवाब उन्होंने खुद दे दिया है कि जाहिर है कि जिस आदमी की हल्के में वर्किंग होती है, जिस आदमी का ग्रास रूट लेवल तक राब्ता होता है अवाम के साथ, तो अवाम उसके साथ अटैच होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हल्का में हमारी मकबूलियत है। मैंने और मेरे जितने भी पीएमएलएन के कारकुनान हैं, हमने टीम वर्क की सूरत बहुत काम किए और अल्लाह के फजल करम से इस बार भी इंशाल्लाह इलेक्शन जीतेंगे। इन्होंने पार्टी की वायलेशन की, हमने इनको समझाया था कि आप हल्का के अंदर, इन्होंने पार्टी के, जाहिर है मैं अगर पार्टी की तरफ से एमएनए था तो इन्होंने मेरे खिलाफ कंपेन चलाई थी। पार्टी ने बारहा इनको समझाया कि आप ये ना करें, जाहिर है कि पीएमएलएन के खिलाफ ही आप कंपेन चलाती हैं, तो जाहिर है कि वो फिर इस वजह से पार्टी ने और ये सीट भी एमएनए की मांग रही थी ना, हल्का से टिकट, तो जाहिर है एक साइड पे कंसीडर करना था। जब इन्होंने हल्का की टिकट मांगा तो फिर पार्टी ने स्पेशल सीट पे, वो उन्होंने मेरिट पे फैसला कर दिया हल्के का, और स्पेशल सीट पर और दीगर खवातीन भी हैं जो हमारी पार्टी में बहुत एक्टिव है, तो जाहिर है फिर वो पार्टी लीडरशिप की मर्जी है, जाहिर अकोमोडेट तो उन्होंने करना होता है। बहुत शुक्रिया अली गौहर बलोच साहब, रात मौजूद थे। नाज़रीन, बारहा हम ये बात करते रहे कि जो ग्राउंड रियलिटी होती है और जो सोशल मीडिया की पॉलिटिक्स होती है, दोनों में बड़ा फ़र्क होता है, उनके सर्वेज में बड़ा फ़र्क होता है। अब इलेक्शन से ठीक 1 महीना पहले जो सर्वे रिपोर्ट आई है वो बड़ी हैरान कुन आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अगर मैं बात करती हूँ तो वो ओवरऑल पाकिस्तान में तो हमें मकबूल नज़र आती है, लेकिन पंजाब में हैरान कुन तौर पर उनकी मकबूलियत कम हुई है, मुस्लिम लीग नून की मकबूलियत ज़्यादा हुई है। गैलप सर्वे आया है, इस पर तफसीली बात करते हैं। एक छोटा सा ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
प्रोग्राम में एक बार फिर जी आपको खुशामदीद कहती हूँ। जो सर्वे आया है, और अगर पंजाब की पोजीशन की सिर्फ मैं बात करती हूँ, तो यहाँ पर नवाज शरीफ साहब 60% के साथ सबसे ऊपर दिखाई देते हैं। 53% पे इमरान खान है, और तीसरे नंबर पर सिराजुल हक साहब 36% के साथ मकबूल तरीन लीडर्स में हमें नज़र आ रहे हैं। तो मुझे ज्वाइन कर चुके हैं इस वक्त बिलाल गिलानी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं गैलप पाकिस्तान के। बहुत शुक्रिया आपका बिलाल। ये बताइए, जो ताज़ा तरीन सर्वे आया है, ये नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी के बाद से तहरीक इंसाफ और नून लीग के दरमियान जो मकबूलियत का ग्राफ है या फ़र्क है, वो तेज़ी से कम हो रहा है, नवाज शरीफ की मकबूलियत बढ़ी है। इसकी बड़ी वजह क्या नज़र आती है आपको, उनकी वापसी या कुछ और? जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आपने गैलप के सर्वे के हवाले से बताया। तो हम जब वोटर्स से पूछते हैं कि उनकी राय में तब्दीली क्यों आई है, तो इसमें कुछ वोटर ये कहते हैं कि हमें पीटीआई की हुकूमत की जो कारकर्दगी थी वो पसंद नहीं आई। कुछ वोटर्स ये कहते हैं कि आजकल हालात ऐसे हैं कि हमें लगता है कि पीटीआई नहीं बल्कि पीएमएल-एन जो है वो अगर हुकूमत में आए तो हमारे मसाइल बेहतर हल कर सकती है। और कुछ लोग ये भी कहते हैं कि हमें ऐसा लगता है कि पीटीआई हुकूमत में नहीं आ पाएगी और पीएमएल-एन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, तो इसलिए हम अपना वोट वेस्ट नहीं करना चाहते। तो ये तीन अवामिल हैं जिनकी वजह से हमें लगता है कि नून लीग की मकबूलियत और मियां नवाज शरीफ की अपनी मकबूलियत में इजाफा हो रहा है। अच्छा बिलाल, अगर गैलप के मार्च 2023 के सर्वे को देखती हूँ, तो तहरीक इंसाफ की मकबूलियत में 6 माह में डिक्लाइन आया है, कमी आई है। इसकी क्या वजह है? बिल्कुल। ये जो स्टेटिस्टिक आपने दिया, ये पंजाब के सूबे की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर जी, जी। हमें ये देखने में नजर आता है कि वोटर का एक बुनियादी रीजन वोट डालने का वो ये है कि वो अपने थाना और कचहरी का मसला सॉल्व करा सके। उसके लिए इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि जिस बंदे को वो वोट दे वो वोट इस्तेमाल करके वो हुकूमत में आ जाए, ताकि वो उस वोटर के लिए कुछ कर सके। हमें देखने में ये लगा है कि पिछले 6 महीने में ये तासुर आहिस्ता आहिस्ता बनता गया है कि नून लीग के हुकूमत में आने और इक़्तिदार में आने और साहिब इक़्तिदार जो क़ुव्वतें हैं उनकी एक जी। अच्छी बात अब पीएमएल-एन को मिल चुकी है और पीटीआई के साथ अब वो नहीं है। तो वोटर एक स्ट्रेटेजिक एक्टिविटी के तौर पर भी सोचता है और ये 6 महीने में उसकी राय आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो गई है। तो एक तरफ तो ये एक बुनियादी फर्क है, दूसरी तरफ मुल्क में एक पॉलिटिकल वैक्यूम था मियां नवाज शरीफ का मुल्क में ना होने की वजह से। मुस्लिम लीग नून जो है उसकी बुनियादी क़यादत जो है और वोटर के जहन में जो बुनियादी क़यादत है वो मियां नवाज शरीफ की है। तो उनके मुल्क में आ जाने के बाद बहुत से ऐसे वोटर हैं जो कि पार्टी से नालां थे, वो वोटर पार्टी की तरफ वापस आए हैं क्योंकि उनको लगता है कि एक नई क़यादत जो कि पिछले 4 साल तक उनको अवेलेबल नहीं थी और जो मुल्क को आगे ले जा सकती है, वो मियां नवाज शरीफ की फॉर्म में उनको एक अपने लिए होप नजर आता है। तो ये दो मेरे ख्याल से बुनियादी वजूहात है जिनकी वजह से एक तरफ कमी हुई है और दूसरी तरफ इजाफा नजर आया है। अच्छा, कि पंजाब में टीएलपी फैक्टर कितना असरअंदाज होगा? बिल्कुल। 2018 में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो है वो हमारे मुख्तलिफ सर्वेज भी ये दिखाती है कि एक वाजे पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे उभर के नजर आई और उसका वाजे तौर पर नजर आने से उनको कोई खास फायदा नहीं हुआ क्योंकि उनको कोई सीट नहीं मिल सकी, मगर मुस्लिम लीग नून को बहुत नुकसान हुआ। अब के जो हमारे सर्वेज हैं मार्च से लेके अब तक, तो वहाँ ये ऐसा नजर आता है कि तहरीक लब्बैक का जो पुराना 2018 का जो जोर था वो जोर अब हमें उस शिद्दत से महसूस नहीं हो रहा। ताहम उनका जो 2018 में रोल था कि मुस्लिम लीग नून का एक वोट जो टूट गया था वो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और कुछ इलाकों में इस वक्त भी वो रोल अदा कर रहा है। मसलन हमें नॉर्थ पंजाब में ये नजर आता है कि टीएलपी का एक जोर नजर आता है और वो जोर अगर नून लीग के साथ ही रहता तो नून लीग वहां पर भी आगे होती या एक रीजनेबल कंपटीशन होता।
तो तहरीक-ए-लबैक का वोट मौजूद है 2018 से, ऐसा लगता है कि कम शिद्दत से मौजूद है, ठीक। मगर उनका एक स्पॉइलर का रोल जो है वो हो सकता है कि ये कहिए 2024 में कि फिर ऑब्वियसली से जो नजर आए। डिसाइड होना है वो तो PTI बैलेन उसके नताइज डिसाइड करेंगे, लेकिन क्या ये जो सर्वे हुआ है ये हम कह सकते हैं ये इलेक्शन का मंजरनामा हो सकता है? हमने रिपोर्ट जो शाया की है, अपनी वेबसाइट पर भी रखी है, उसमें हमने काफी डिटेल में मैथडोलॉजी भी एक्सप्लेन की है और बहुत से डिस्क्लेमर्स भी दिए हैं। हमारा इदारा ठीक है। तकरीबन 40 साल से इलेक्शन से पहले, इलेक्शन वाले दिन, इलेक्शन के बाद सर्वे करता है, तो हम इलेक्शन सर्वेज में ये जरूर और बहुत शिद्दत से महसूस करते हैं कि लोगों को बताना लाजमी है कि ये एक तखमीना है इलेक्शन से 1 महीने पहले का। और तखमीने ही होते हैं। असल इलेक्शन, जो इंतखाब है वो इंतखाबात वाले दिन ही होना है। मगर 1 महीना पहले इसको एक एस्टिमेट, एक एजुकेटेड एक्टिविटी जिसकी एक स्टेटिस्टिकल बेसिस है, हमें उसको उस तरीके से रखना चाहिए जैसे एक एनालिस्ट का, आपका और दीगर और एनालिस्ट्स का व्यू होता है। तो इसको आप एक सर्वे फर्म जी। के एक स्टेटिस्टिकल एनालिसिस की बेसिस पे एक असेसमेंट, एक एनालिसिस ही समझे। इलेक्शन के रिजल्ट क्या आते हैं, ये इलेक्शन वाले दिन कितने वोटर Obviously. वोट डालने आते हैं, कितने ख्वातीन ठीक वोट ठीक। डालने आ सकती और ये हैं, जो किस सर्वेस पार्टी किए के गए लोग हैं फिलहाल ज्यादा। सब इसमें निटिग्रिटीज का भी बड़ा ख्याल रखा गया है। पाकिस्तान की देही आबादी कितनी है, शहरी आबादी कितनी है, यूथ कितनी है, एजुकेटेड पीपल कितने हैं, उन तमाम को देखते हुए ये सर्वेस किए गए हैं। लेट्स सी इलेक्शन के नताइज क्या होते हैं। फिलहाल तो अभी कुछ जमातों के लिए इलेक्शन से पहले ही बड़े मसाइल खड़े हुए हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिलना है, नहीं मिलना, उसकी समाअत होनी है कल, इसी पर ही डिस्कशन करते हैं। प्रोग्राम में मुझे शहजाद शौकत साहब सदर सुप्रीम कोर्ट बार के ज्वाइन कर रहे हैं, हसनात मलिक हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, सहाफ़ी हैं, मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों मेहमानों की शुक्रगुजार हूं मैं। शहजाद साहब ज़रा फरमाइएगा सर, सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन ने दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि PTI ने इंट्रा पार्टी जो इलेक्शन था वो एक्ट के मुताबिक नहीं करवाए और पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है। PTI इलेक्शन कमीशन के बतौर इदारा सुप्रीम कोर्ट जाने कोई चैलेंज कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं आप दोनों तरफ के पॉइंट ऑफ व्यूज को? देखें, इलेक्शन कमीशन को कानून में जो इलेक्शंस एक्ट है 2017 और उससे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ एक्ट था, उसमें ये इख्तियार दिया गया हुआ है, पहले भी दिया गया था कि वो इंट्रा पार्टी अफेयर्स और इंट्रा पार्टी इलेक्शन जो है हर पॉलिटिकल पार्टी का उसको इंश्योर करें, और ये हक उसको कानून भी देता है और आईनी तौर पर भी मैं समझता हूँ कि ये उनकी ज़िम्मेदारियों में से एक ज़िम्मेदारी। अब इलेक्शन कमीशन फील करता है कि पेशावर हाई कोर्ट ने उनकी ड्यूटीज़ के और उनके लीगल ऑब्लिगेशंस के ऊपर इंट्रूड किया, एंड इट इज़ फॉर दिस रीज़न दैट दे हैव गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट। ये उनका हक था, बिकॉज इट इज़ नॉट द क्वेश्चन ऑफ वन पॉलिटिकल पार्टी, इट्स द क्वेश्चन ऑफ द जुरिस्डिक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो मेरा नहीं ख्याल कि PTI को सीरियसली इस बात पर एतराज़ करना चाहिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट क्यों गया है। ये मेरा ख्याल है दिस रिक्वायर्ड क्लैरिफिकेशन, और सुप्रीम कोर्ट ही बेहतर अंदाज में इस कानूनी प्रोविज़न को इंटरप्रेट कर सकती है, लिहाजा वाज़ेह कर सकता है। दुरुस्त कह रहे हैं आप। ठीक, हसनात साहब ये फरमाइए, अस्सलाम वालेकुम। आज हामिद खान साहब ने पीर तक के लिए मोहलत मांगी के लिए, तो ये मामला तो 1-2 दिन पहले ही उठ गया था। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी नहीं थी, और ऐसे क्रूशल टाइम में कि जब उनको पता है कि कल टिकटिंग फाइनलाइज हो जाएगी इलेक्शन कमीशन की तरफ से, कल 13 तारीख है, ऐसी सिचुएशन में मजीद वक्त मांगना, क्या लगता है आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान नहीं होगा इस स्ट्रैटेजी का जो आज उनकी सुप्रीम कोर्ट में नजर आई? देखिए, उनके पेशावर हाई कोर्ट का फैसला उनके हक में था। वो चाह रहे थे कि वो फैसला सस्पेंड ना हो और मामला सोमवार तक जो वो अर्जन कर दिए गए। वो ये नहीं चाह रहे थे बना के आप पेशावर हाई कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर सस्पेंड करे और सस्पेंड ना करे, सस्पेंड करे और फिर मामला सोमवार को जाए। दूसरी बात यह है कि उनकी जो लीगल स्ट्रेटजी है, वकला की तैयारी है, उस पर बिल्कुल
जो है दूसरी राय नहीं है कि वकला उस तरह प्रिपेयर नहीं है जिस तरह इम्पोर्टेंट केसेस में होना चाहिए। और उनके बहुत से वकला इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो कंस्टिट्यूंसी की सियासत भी कर रहे हैं, इलेक्शन भी लड़ रहे हैं। चाहे लेवल प्लेइंग फील्ड का केस हो तो वहाँ हमने देखा कि उनके वकला प्रिपेयर नहीं थे। आज जो है वो उनके जो अली जफर साहब ने पेश होना था तो हामिद खान साहब पेश हुए और वो इतने ज्यादा फैक्ट से आगाह भी नहीं थे। तो अली जफर बताया जा रहा है कि कल केस आर्गू करेंगे। लेकिन जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट आज हमने देखा जजेस उस सारे मामले को फैक्चुअल जो चीजें हैं पॉइंट हैं उनको नोट किया, उसमें एक बात तो तय है कि इंटर पार्टी इलेक्शन में काफी फ्लॉज हैं। लेकिन अब क्या इन फ्लॉज की बुनियाद पे एक लार्जेस्ट पार्टी को जो है वो महरूम रखा जा सकता है इलेक्शन से? सिंबल जब नहीं होगा तो अल्टीमेट इसका दूसरी मतलब यह है कि आपने पार्टी को इलेक्शन से बैन कर दिया। तो ये बड़ा टेस्ट सुप्रीम कोर्ट के लिए है। वकला जो है वो उनकी तैयारी पे बिल्कुल बात है कि तैयारी किस तरह की वकला की तैयारी होनी चाहिए। आज के जो उनके वकला की जानिब से, हामिद खान साहब की जानिब से जो मोहलत मांगी गई है वो उनके लिए बड़ा एक धचका साबित हो सकता है। और सर शहजाद साहब, आपको क्या लगता है, बल्ला बरकरार नजर आ रहा है या चिंता हुआ नजर आ रहा है आपको? जो सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस हैं, पेंडिंग केस पे कमेंट करना शायद मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मैं एक बात पर मेरा यकीन है कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ के मुताबिक हर पार्टी को करवाना चाहिए और ये ज़रूरी है। और जब आपने ये फ़ैसला भी कर दिया कि पार्टी लीडर जो है वो आर्टिकल 62 की क्वालिफ़िकेशंस उसको रखनी है, तो ये और भी ज़्यादा ज़रूरी है कि पार्टी के जो अंदर इलेक्शन है वो भी एक जमहूरी तरीके से हों। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की ये लॉफुल ड्यूटी है। और पेशावर हाई कोर्ट का जो फ़ैसला है, एज ए वेरी हम्बल स्टूडेंट ऑफ लॉ, मैं नहीं समझता कि वो लीगली सस्टेनेबल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बहरहाल दोनों फरीकैन को सुनकर इसका फ़ैसला करेगी और जो भी फ़ैसला करेगी वो करीना इंसाफ़ी होगा। ठीक। शहजाद साहब, पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त गई है, नोटिस भी उस पर हो गया है। मुमकिन तौर पर सर वहां पर क्या क्या हो सकता है कि मामला सुप्रीम कोर्ट में भी है? देखें, असूली तौर पर तो चूँकि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई शुरू कर दी है, पेशावर हाई कोर्ट को जो जनरल प्रेसिडेंट है उसको फॉलो करते हुए कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स को उस वक्त तक रोकना चाहिए जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस केस का फ़ैसला ना कर दे, जो गालिबन कल ही हो जाएगा मेरे ख्याल में। लिहाजा कंटेम्प्ट तो मुझे कहीं जाती नज़र नहीं आ रही और ना ही उस पर कोई कार्रवाई होती नज़र आ रही है। हाँ, अलबत्ता अगर सुप्रीम कोर्ट पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले को आप होल्ड करती है तो या तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान फौरी तौर पर उसको नाफिज करेगा उस फ़ैसले को, या फिर कंटेम्प्ट फेस करेगा। ये तो बहरहाल एक ज़रूरी अमर है कि जो अदालतें फ़ैसले करें उन पर अमल दरामद होना चाहिए। ठीक ठीक। हसनात, तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान अगर नहीं मिलता तो फिर प्लान बी, जिसका जिक्र भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से किया जाता रहा है, क्या हो सकता है उनका प्लान बी? इस हवाले से कोई बात अभी बाहर नहीं निकली कि क्या उनका प्लान बी है, लेकिन वो बड़े कॉन्फिडेंट हैं। अब इसमें कोई शक नहीं कि जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन में तो बड़े फ्लॉज नजर आए और उनकी इतने दर्जनों की तादाद में वकला है, लेकिन इंट्रा पार्टी इलेक्शन में उन्होंने जो डिस्क्रिपेंसीज खत्म करनी थी वो नहीं की। अब जो प्लान बी है वो भी अगर ऐसे ही है, क्योंकि दूसरी साइड पे जो उनके पीटीआई के मुखालिफ कुव्वतें हैं वो भी, उनको भी अंदाजा है कि बल्ले का निशान अगर होगा तो क्या इफेक्ट होगा। तो इतना आसान नहीं है कि प्लान बी भी कामयाब हो। और जिस तरह के अभी टिकट जारी हो गए हैं पीटीआई की तरफ से और हर जगह हम देख रहे हैं कि डिस्प्यूट अराइज हो गए हैं और बहुत ज्यादा वकला की तादाद, वकला को टिकट दिए गए हैं और मखसूस एक ग्रुप जो वकला का है उनको, उनके मेंबरान को टिकट दिए गए हैं। तो ये बगैर लग रहा है कि पीटीआई में भी कहीं खुद ही न चाहे कि हमें पार्टी टिकट ना मिले, क्योंकि पार्टी के अंदर बहुत ज्यादा अब हर कॉन्स्टिट्यूंसी, हर जगह जो है वो हम देख रहे हैं कि वहाँ क्लैश की शुरू हो गया कि जी, और आज़ाद इलेक्शन कोई लड़ रहा है, कोई उनके जो पीटीआई के जिसको टिकट मिला है उसकी मुखालफत करेगा।
तो अभी बगैर ये लग रहा है कि टिकट में काफी ज्यादा उनको जो उन्हें दिए गए उसमें वो लोग जो उनके फेवरेट कैंडिडेट थे उनको नजरअंदाज किया गया और कुछ और वो ज्यादा और हसनात साहब, वैसे माजी करीब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिन प्लान बी सी डी की बातें करती रही है वो फिर बाद में उनके अपने गले ही पड़े हैं। शहजाद साहब, ये फरमाइएगा सर, इलेक्शन में अभी 1 माह से भी कम वक्त रह गया है, लेकिन आज की तारीख तक भी इलेक्शन मुलतवी होने की जो बातें हैं वो बड़े जोरों शोर से हो रही हैं। आज भी सेनेट में एक करारदाद आ जाती है। बज़ाहिर तो ये कहा जा रहा है कि ऐसी करारदाद की कोई कानूनी हैसियत या कोई वर्थ नहीं है, क्योंकि ये इज़हार ख्याल होता है। लेकिन सर, एक ही मकसद के लिए एक ही हफ्ते के अंदर 2 करारदादें आ जाना, इसका कोई फर्क पड़ सकता है? इससे कोई फर्क पड़ सकता है सर? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बिल्कुल वाशगाफ अल्फाज में ये बात कह दी है और मुझे कम अज़ कम इसमें कोई भाव नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने फ़ैसले पर अमल दरामद कराना जानती। उन्होंने ये कह दिया है कि इलेक्शन बहर तौर 8 फरवरी को ही होंगे और अगर कोई उस पर डिले करने की कोशिश करेगा तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक वो तौहीन अदालत का मुर्तकब होगा। लिहाजा इस किस्म के रेजोल्यूशन से तो मैं नहीं समझता कोई फ़र्क पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान भी मुझे बड़ा सीरियस नज़र आ रहा है अपना इलेक्शन 8 फरवरी को करवाने के लिए। तो मेरा नहीं ख्याल कि इट्स टू लेट इन द डे नाउ। ठीक ठीक। अच्छा शहजाद साहब, सर ये फरमाइए, कल जस्टिस नकवी का हमने रेजिग्नेशन देखा, आज जस्टिस एजाजुल हसन साहब का कल जस्टिस एजाजुल हसन साहब का भी रेजिग्नेशन आ गया। तो सर, क्या वाकई उनके खिलाफ कोई रेफरेंस वगैरह आ रहा था? सवाल मुझे पूरा नहीं आ सका, लेकिन जो मुझे समझ में आया, शहजाद साहब, मैं पूछ रही हूँ, एजाजुल हसन साहब ने रिज़ाइन किया है तो क्या उनके खिलाफ कोई रेफरेंस वगैरह आ रहा था? क्योंकि जो उन्होंने रिज़ाइन किया है उसमें रिज़ाइन करने की कोई ठोस वजूहात उन्होंने नहीं लिखी हैं। जी, उन्होंने कोई वजह भी नहीं लिखी है और ये जो रेफरेंस दायर होने की बातें हैं, ये मेरे इल्म में तो ऐसा कोई रेफरेंस नहीं है जो दाखिल हुआ हो। एक रेफरेंस परसों ही शायद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दाखिल किया, हमारे एक लाहौर के एडवोकेट हैं उन्होंने, लेकिन वो रेफरेंस तो शायद बुनियाद नहीं बना होगा क्योंकि वो अभी तक उसका तो नंबर भी शायद नहीं लगा। तो ये मेरा ख्याल है बस हम स्पेकुलेटिव गेस कर रहे हैं और I really don't know what prompted Justice एजाजुल हसन to resign। ये उनका एक ज़ाती फ़ैसला है, मैं इस पर कोई कमेंट नहीं कर सकता। मैं कोशिश ज़रूर करूँगा जज साहब से मिलने की और उनसे इस बाबत बात करने की। अच्छा सर, एक तासुर शहजाद साहब, एक तासुर ये भी है कि जस्टिस एजाजुल हसन पिछले 8 साल में जितने अहम तरीन केसेस हैं सब में जस्टिस एजाजुल हसन साहब रहे हैं, लेकिन अब एक आम तासुर ये भी आ रहा है सामने कि वो इस तरह से अपने ओहदे को एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे थे जिस तरह से वो पहले करते रहे हैं, उमर अता बंदियाल साहब के दौर में या उससे पहले के अदवार में वो जिस तरह से अपना काम करते रहे। तो एक तासुर ये भी था कि उनके ऊपर गालिबन दबाव बढ़ रहा है जिसकी बुनियाद पर उन्होंने रिजाइन किया है, क्योंकि इस तरह का उन्होंने कुछ रेजिग्नेशन में अपने दिया नहीं है। ये तासुर है कहीं सर? देखें, सुप्रीम कोर्ट के जज का काम तो ये है कि उसके सामने जो भी केसेस फिक्स किए जाएं वो अपने ज़मीर के मुताबिक उनके फ़ैसले करें। और मेरा नहीं ख्याल कि जज साहिबान को इससे कोई फ़र्क पड़ता है कि उनके सामने कौन से केस लग रहे हैं। देखें, ये जो केसेस हैं आम आदमी के, वो भी उतनी ही इम्पोर्टेंस रखते हैं, मेरी नज़र में शायद वो उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। ये जो पॉलिटिकल केसेस हैं, हम देख रहे हैं कि ऑफ लेट हमारी सुप्रीम कोर्ट इन केसेस में घिरी हुई है, जिसकी वजह से आम आदमी के केसेस की सुनवाई और उनकी इंसाफ तक रसाई पर बहुत शदीद असर पड़ रहा है और पड़ता रहा है। तो लिहाजा ये तो कोई जवाज़ नहीं है किसी भी जज के लिए इस बात पर इस्तीफ़ा दे देना कि जी कल मेरे पास बड़े इंपॉर्टेंट केसेस लग रहे थे, आज मेरे पास आम आदमी का केस लग रहा है। ये तो उनकी एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, उनके पास जो भी मामला फिक्स किए जाएं उनका उन्होंने फैसला फरमाना है और इस बुनियाद पर इस्तीफ़ा देने का तो कोई जवाज़ नहीं बनता।
जवाब नहीं बनता। अब हसनात, आप क्योंकि अंदर होते हैं, कोर्ट के मामलात देखते हैं, तो आप बताइए, और ऐसे टाइम में कि जब 10 महीने के बाद उन्हें खुद चीफ जस्टिस बनना था, ऐसे मौके पर उनका रिजाइन कर देना, क्या चीज गालिब है जिसकी वजह से रिजाइन किया गया है? देखिए, इस हवाले से कोई आपके एक राय नहीं है। मुख्तलिफ थ्योरी चल रही हैं कि क्या वजूहात जिनकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। उनके दोस्त भी साथ में हैं, किसी से उन्होंने मशवरा नहीं किया। इवन बताया जा रहा है कि कल भी जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस को जो करीब थे उनके जजेस, उनसे भी सच उनकी कोई मुशावरत नहीं हुई। सिर्फ बताया जा रहा है कि फैमिली के को उन्होंने इस्तेमाल में लिया, और जो रिटायर्ड बहुत करीब थे वो भी काफी परेशान हैं कि उन्हें क्या वजूहात थी जिसकी वजह से उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन बगैर ये लग रहा है कि ये इंटरनल वजूहात नहीं थे, वो एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा था जिसकी वजह से वो कंपेल हो गए। लेकिन जैसे एजाज की जिम्मेदारी बनती है, जज ये पे दबाव भी आते हैं, केसेस भी कई दफा जैसे काजी भाई साहब इससे ज्यादा खड़ा जान रहा है, उनको इसी हालात का सामना करना चाहिए था। इसी हालात का सामना था, लेकिन उन्होंने फेस किया। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं। अच्छा शहजाद साहब, सर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वहां पर अब जो मज़ाहिर नकवी साहब के खिलाफ रेफरेंस था उसे परसू किया जाएगा, उसकी सुनवाई होगी, और ये इसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती है। पहली दफ़ा ऐसा हो रहा होगा कि जो जज रिजाइन कर गए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये आगे बढ़ रहा होगा मामला। ज़रा इस पर कॉमेंट कर दीजिएगा सर शॉर्टली। देखिए, ये एक नई जूरिस्प्रूडेंशियल डेवलपमेंट होने जा रही है, और ये इसमें बशमूल मीडिया हम सब ये एतराज़ उठाते रहे हैं कि जज साहिबान इस्तीफ़ा देने के बाद वो तमाम मराहत उनको मिल जाती हैं, और हो जाते हैं। ये बड़ा आसान है कि जैसे ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये लगे कि केस खिलाफ होने लगा है तो आप इस्तीफ़ा दे दें, और उसके बाद आप तमाम मराहत जो है उनको एंजॉय करें। लेकिन ये नई नज़ीर सेट होने जा रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शहजाद साथ मौजूद थे। आई एम सो सॉरी टू इंटरप्ट यू। हसनात मलिक साहब, आपका बेहद शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। इंशाल्लाह नाज़रीन से कल मुलाकात होगी। अपना और अपने मुल्क का खास ख्याल रखिए, और फ़लस्तीन को अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह निगहबान।